राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण संभवत 2500 साल पहले हुआ था। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कर महाजनों पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे। अभी इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। और अंततः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अभी आगे क्या हुआ, किस किस पर कर किस तरह से है, ये देखते हैं हम लोग। पहला वाला है फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, यानी किसान थे। प्राय उपज का 1/6 का हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, यानी 1/6। उसके बाद अगला वाला है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अगला वाला है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। उसके बाद व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। उसके बाद अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कृषि में परिवर्तन, अभी उसके अंदर क्या क्या हो गया देखो। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, क्योंकि वो मजबूत, एकदम मजबूत रहता है और इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा है लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे और इसीलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी और इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, जो ये काम ज्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कम्मकार करते थे। आगे देखते हैं बच्चों। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक यानी बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए और अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और पदम नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था और बिहार के राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। अभी बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2003 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की और कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी
तैनात है, उनके पास सब कुछ ये बहुत ही ज्यादा है। तो उसके बाद क्या हुआ, वज्जी, यानी कि जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी, और वहां एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। अभी कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, मतलब एक साथ। तो सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के संभाषण भी करते थे और उनके जरिए ही तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे, आपस में बातचीत करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ का मतलब है अर्थात संगठन या सभा। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत कर के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं।